आज अपन नया बजट शुरू करेंगे, मास्टर बजट। तो देखो, सबसे पहले मैं आपके साथ ये डिस्कस करता हूँ कि आखिर मास्टर बजट होता क्या है। देखो, अपन ने अब तक बहुत सारे बजट बनाए हैं, ठीक है। अगर अपन उन सारे बजट का मिलाकर एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकाले ना, तो उसको बोलते हैं अपन मास्टर बजट। मतलब देखो, मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको सेल्स बजट से सेल मिल गई, ठीक है, साल भर की, तो आप साल भर की सेल्स ले लोगे। फिर आपको प्रोडक्ट्स रॉ मटेरियल परचेज बजट से आपको रॉ मटेरियल कॉस्ट मिल गई, ठीक है। लेबर बजट से आपको लेबर कॉस्ट बजट से आपको लेबर कॉस्ट मिल गई, ठीक है। इसके अलावा एक्सपेंजेस बजट से आपको एक्सपेंजेस का खर्चा मिल गया। इसके अलावा फैक्ट्री ओवरहेड बजट से आपको फैक्ट्री ओवरहेड का खर्चा मिल गया। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड बजट से आपको एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा मिल गया फ्यूचर का। और सेलिंग ओवरहेड बजट से आपको सेलिंग का खर्चा मिल गया फ्यूचर का। तो देखो, सीधी सी बात है, अपन को अपने पास आने वाले एक साल की पूरी सेल भी दे रखी है, ठीक है। अपने पास सेल्स बजट से आने वाली पूरी साल की सेल भी आ गई, और आने वाले साल में जो अपना टोटल खर्चा होगा वो भी अपने पास सारे बजट से आ गया, ठीक है। तो सेल्स को और उसमें से सारे जो बजटेड कॉस्ट है उसको अपन लेस कर देंगे, तो अपना एस्टिमेटेड प्रॉफिट आ जाएगा फ्यूचर का, ठीक है। और इसी को बोलते हैं मास्टर बजट। भाई देखो, मास्टर बजट का क्या मतलब है? मास्टर बजट का मतलब ये हुआ कि आपको फ्यूचर का एस्टिमेटेड प्रॉफिट बनाना है, एस्टिमेटेड पी एंड एल बनाना है। जो एस्टिमेटेड पी एंड एल है वही आपका मास्टर बजट कहलाता है। अब एस्टिमेटेड पी एंड एल कैसे बनेगा? भाई एस्टिमेटेड पी एंड एल में देखो, सबसे पहले अपन को सेल चाहिए होती है, तो सेल्स बजट से अपने पास सेल्स आ गई, ठीक है। उसके बाद में अब रॉ मटेरियल परचेज बजट है, उससे रॉ मटेरियल की कॉस्ट आ गई, ठीक है। लेबर कॉस्ट बजट से लेबर की कॉस्ट आ गई। और फैक्ट्री ओवरहेड बजट से फैक्ट्री की कॉस्ट आ गई, ठीक है। और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड बजट से एडमिनिस्ट्रेशन की कॉस्ट आ गई। और सेलिंग ओवरहेड बजट से सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की टोटल कॉस्ट आ गई। तो मेरे पास टोटल सेल्स भी आ गई, मेरे पास टोटल कॉस्ट भी आ गई, ठीक है। तो टोटल एस्टिमेटेड सेल्स में से टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट यदि मैं लेस कर दूंगा, तो मेरे पास एस्टिमेटेड प्रॉफिट आ जाएगा, और इसी को बोलते हैं मास्टर बजट। मतलब जितने भी बजट अपन ने अब तक बनाए हैं ना, उन सब का कॉम्बिनेशन करके जो बजट बनता है ना, मतलब सारे बजट को शामिल करके एक बजट जो अपन बनाते हैं उसको बोलते हैं मास्टर बजट। इसीलिए देखो, आप इसको नाम भी देखो, इसका नाम क्या है? मास्टर बजट। मास्टर का मतलब सारे आ गए इसमें, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन में आपके साथ डिस्कस करता हूं। जो आपका मटेरियल है उसमें केवल इसके 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है। तो वो दोनों क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। बिल्कुल नॉर्मल लेवल के क्वेश्चन है, ज्यादा डिफिकल्ट वाली बात नहीं है उसमें, ठीक है। तो देखो, पहले मैं स्टार्ट करता हूं आपके साथ क्वेश्चन नंबर 7। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 7 की यदि मैं बात करूं, तो फ्लोट ग्लास मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रिक्वायर यू टू द प्रेजेंट द मास्टर बजट फॉर द नेक्स्ट ईयर फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। मतलब फ्लोट ग्लास मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि आपसे नेक्स्ट ईयर के लिए मास्टर बजट बनवाना चाहती है। भाई इसकी सेल है, देखो ये 2 प्रकार के ग्लास बेचती है, एक तो टफ हैंड ग्लास, एक बेंट ग्लास, ठीक है। टफ हैंड ग्लास सेल 6 लाख का है, और बेंट ग्लास 2 लाख का है। तो भाई साहब, इसकी बजटेड सेल कितनी हो जाएगी? 8 लाख की, ठीक है। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कितनी है? 60% सेल का। तो भाई सेल है अपनी 8 लाख, ठीक है। और 8 लाख का यदि मैं 60% कर दूंगा, तो 6 48, 4,80,000 की मेरे की डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट आ जाएगी। भाई डायरेक्ट वेजेज कॉस्ट है अपनी 150 रुपये पर मंथ, ठीक है। और 20 वर्कर है। और देखो, ये जो आपको बजट बनाना है ना, ये बनाना है नेक्स्ट ईयर के लिए, मतलब पूरे साल भर के लिए। तो भाई साहब 20 वर्कर है, एक वर्कर की जो सैलरी है ना वो 150 पर मंथ है, ठीक है। तो 12 महीने के लिए कितनी हो जाएगी? भाई एक वर्कर की जो 1 महीने की सैलरी है ना वो 150 रुपये है, तो 12 महीने की सैलरी कितनी है एक वर्कर की? 1800। और अपने पास 20 वर्कर है, तो लेबर आ जाएगी अपनी, लेबर कॉस्ट आ जाएगी 36,000 की, ठीक है भाई। ये तो हो गई प्राइम कॉस्ट की बात, ठीक है। देखो, आप सब लोगों को पता है, ये मैंने कॉस्ट शीट में आपको समझा दिया था कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंजेस प्लस डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंजेस, ये प्राइम कॉस्ट आती है। तो ये तो अपनी प्राइम कॉस्ट आ गई,
ठीक है, अब अपन बात करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। तो देखो फैक्ट्री ओवरहेड में इनडायरेक्ट लेबर है, ठीक है, 500 रुपये पर मंथ। भाई 500 रुपये पर मंथ इनडायरेक्ट लेबर की कॉस्ट है, तो 12 महीने कितनी हो जाएगी, 6,000 रुपये। जो वर्क्स मैनेजर है उसकी सैलरी है 400 रुपये पर मंथ। भाई 400 रुपये एक महीने की है और अपन साल भर का बजट बना रहे हैं, तो 4800 रुपये इसकी सैलरी हो जाएगी। इसके बाद में सॉरी, ये देखो वर्क्स, ये इनडायरेक्ट लेबर है, ठीक है, और इनडायरेक्ट लेबर में दो प्रकार के लेबर है, वर्क्स मैनेजर, तो इसकी तो 500 रुपये के हिसाब से 6,000 होगी। दूसरा है फोरमैन, तो 400 रुपये के हिसाब से इसकी 48 होगी। इसके अलावा स्टोर एंड स्पेयर्स, ठीक है, स्टोर एंड स्पेयर्स का खर्चा है 2.5% सेल का। तो भाई साहब सेल है आपकी 8 लाख की, ठीक है, और 8 लाख का यदि मैं 2.5% करूंगा तो ये हो जाएगा 20,000 का। 20,000 का हो जाएगा स्टोर एंड स्पेयर्स का खर्चा, ठीक है भाई। इसके अलावा डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, जो मशीनरी का डेप्रिसिएशन है वो है आपका 12,700 का। भाई लाइट एंड पावर की आपकी कॉस्ट लगेगी 3,000 की। रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा आएगा आपका 8,000 का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा सन्ड्री, अदर सन्ड्री, देखो अदर सन्ड्री एक्सपेंसेस आपको दे रखे हैं 10% डायरेक्ट वेजेज का, ठीक है। डायरेक्ट वेजेज की कॉस्ट कितनी है अपनी, 36,000, ठीक है। तो भाई साहब 36,000 रुपये आपकी डायरेक्ट वेजेज की कॉस्ट है, और उसका यदि मैं 10% करूंगा ना तो 3,600 रुपये आपकी डायरेक्ट वेजेज आ जाएगी, ठीक है। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस आपको दे रखे हैं 36,000 पर एनम। ये तो आपको कैलकुलेशन पहले से करके दे रखी है। तो देखो अगर आप इस क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखोगे ना, तो देखो यहां तक तो आपको सेल दे रखी थी, ठीक है, जो कि 8 लाख की है। फिर भाई साहब डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेज, ये खर्चा आपको दे रखा है, और आपको पता है ये आपकी प्राइम कॉस्ट है, ठीक है, 4,80,000 और 36,000 की डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेज आपकी प्राइम कॉस्ट है, ठीक है। इसके बाद में ये देखो यहां से लेकर, ठीक है, वर्क्स मैनेजर से लेकर, वर्क्स मैनेजर से लेकर अदर सन्ड्री एक्सपेंसेस तक, यह आपका है फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक है, यह आपका है फैक्ट्री ओवरहेड। इसमें फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड भी आ गया और वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड भी आ गया। देखो इसमें है आपकी वर्क्स मैनेजर की सैलरी, फोरमैन का, आपका कोई स्टोर एंड स्पेयर्स का खर्चा लगा तो वो, ठीक है, डेप्रिसिएशन आ गया मशीन का, लाइट एंड पावर का खर्चा आ गया, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा आ गया, और अदर सन्ड्रीज आ गई। मतलब यहां तक की जो टोटल कॉस्ट है ना वो तो आपकी फैक्ट्री कॉस्ट है, उसमें आपकी डायरेक्ट, उसमें प्राइम कॉस्ट भी आ गई और फैक्ट्री ओवरहेड भी आ गया। मतलब यहां तक की जो टोटल कॉस्ट है ना वो आपकी फैक्ट्री कॉस्ट है। अब भाई साहब इसके बाद में आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, ठीक है, जो आपका ऑफिस वाला डिपार्टमेंट है, ठीक है, वो आपके काम को संभालता है उसकी। इसके अलावा देखो अपना एक डिपार्टमेंट है जो अपने प्रोडक्ट को सेलिंग करता है, ठीक है, सेलिंग से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक के सारे चीज़ों को मैनेज करता है, तो उसकी खर्च, उसका उन दोनों का मिलाकर 36,000 का खर्चा है, ठीक है। इस हिसाब से अपन को डिटेल दे रखी है, ठीक है। अब अपन को मास्टर बजट बनाना है, तो देखो कैलकुलेशन तो मैंने यहाँ पर कर दी, ठीक है। अब नीचे इसी कैलकुलेशन को इन्होंने वर्किंग कर रखी है, ठीक है। तो वर्किंग की सहायता से मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ। देखो सबसे पहले अपन ने बजटेड सेल ली, टफेस्ट ग्लास की 6 लाख की, बेंट ग्लास की 2 लाख की, तो टोटल बजटेड सेल्स हो गई आपकी 4 लाख की, ठीक है। उसमें से भाई साहब अपन ने प्राइम कॉस्ट को लेस कर दिया। प्राइम कॉस्ट में क्या है, डायरेक्ट मटेरियल, ठीक है, और डायरेक्ट वेजेज, ठीक है, ये 5,16,000 की आपकी प्राइम कॉस्ट आ गई। अब इसके बाद में फैक्ट्री ओवरहेड है, तो देखो फैक्ट्री ओवरहेड का इन्होंने 2 भागों में डिवाइड कर रखा है। एक तो फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड, देखो जो वर्क्स मैनेजर की सैलरी है 6,000 रुपए की, ठीक है, वो तो फिक्स है, मतलब मैनेजर को जो आपने रख रखा है ना वो फिक्स सैलरी पर रख रखा है, ठीक है, तो वो तो आपका फिक्स खर्चा है, सीधी सी बात है। फोरमैन की जो सैलरी वो 4,800 रुपए है, ये भी फिक्स है, मतलब जो अपन ने वर्कर को सैलरी पर रख रखा है वो फिक्स पर रखा है,
फिक्स पर रख रखा है, ठीक है। इनको अपन कमीशन नहीं देते कि सेल का इतना % होगा, ठीक है, ये फिक्स पर है, ठीक है ना। इनको जो अपन पेमेंट दे रहे हैं वो प्रोडक्शन के हिसाब से दे रहे हैं, ठीक है, नहीं दे रहे हैं। अगर अपन प्रोडक्शन के हिसाब से इनको पेमेंट देते हैं तो ये वेरिएबल में आ जाते हैं, लेकिन अपन इनको टाइम के हिसाब से पेमेंट दे रहे हैं, पर मंथ के हिसाब से पेमेंट दे रहे हैं। देखो अगर यहाँ पर ये लिखा हुआ आ जाता, ठीक है भाई, ये जो अपना फोरमैन है, ठीक है, उसको 1 यूनिट के 10 रुपए देते हैं, तब तो फिर वो वेरिएबल में आ जाती, लेकिन अपन इनको टाइम के हिसाब से दे रहे हैं, पर मंथ के हिसाब से दे रहे हैं, इसलिए ये फिक्स्ड में आ जाएगी। डेप्रिसिएशन का खर्चा आपको पता है फिक्स्ड में आता ही आता है, तो 12,600 इन्होंने यहाँ पर ले लिया, ठीक है। इसके अलावा लाइट एंड पावर, ठीक है, देखो लाइट एंड पावर है ना, इसको आप फिक्स्ड में भी मान सकते हो, आप इसको वेरिएबल में भी मान सकते हो, क्योंकि देखो जो लाइट एंड पावर है ना, देखो ये 2 प्रकार का हो गया। देखो लाइट एंड पावर 2 प्रकार की होगी। 2 प्रकार की कैसे होगी भाई, मैं आपको समझाता हूं। एक तो लाइट एंड पावर वो है, ठीक है, जो आपकी जो वर्कर प्रोडक्शन कर रहा है उसमें काम में आ रही है, ठीक है। तो वो तो देखो सीधी सी बात है, पर यूनिट के हिसाब से चेंज होगी भाई। आप जितनी यूनिट ज्यादा बनाओगे उतनी लाइट एंड पावर ज्यादा लगेगा। अगर आप प्रोडक्शन कम करोगे तो लाइट एंड पावर का खर्चा कम आएगा, ठीक है, वो तो वेरिएबल हो गया। लेकिन देखो इसके अलावा जैसे मान के चलो आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ठीक है, जहां पर आपके वो मैनेजर वगैरह बैठते हैं, ठीक है, ऑफिस में वो बैठते हैं वहां पर, और वहां पर वहां भाई साहब वो पंखा चल रहा है, ठीक है, या ऐसे मान के चलो फैक्ट्री में जो वर्कर काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वर्कर का जो पंखा चल रहा है, तो भाई साहब सीधी सी बात है, पंखा चल रहा है, लाइट जल रही है वहां पर, ठीक है, तो वर्कर देखो चाहे कम यूनिट का प्रोडक्शन करे चाहे ज्यादा यूनिट का प्रोडक्शन करे, जो पंखे का खर्चा है, पंखे की जो लाइट का खर्चा है वो तो उतना ही आएगा, ठीक है। और इसके अलावा आसपास में जो लाइट जल रही है उसका खर्चा भी इतना ही आएगा, ठीक है भाई। वर्कर अगर ज्यादा प्रोडक्शन करेगा तो भी बल्ब तो उतनी रोशनी देगा, उतनी वाट का खर्चा जनरेट करेगा, ठीक है। अगर वो कम प्रोडक्शन करेगा तो भी उतना ही करेगा, ठीक है। जबकि जो मशीनों में जो बिजली लग रही है ना वो वेरिएबल टाइप की है, क्यों? क्योंकि भाई साहब अगर आप ज्यादा प्रोडक्शन करोगे तो ज्यादा टाइम तक मशीन को चलाओगे तो ज्यादा खर्चा आएगा, और यदि आप प्रोडक्शन कम यूनिट का करोगे तो कम टाइम चलेगी तो कम खर्चा आएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इसने अलग से बांट के नहीं दे रखा है, ठीक है। तो इन्होंने क्या है, इसको फिक्स मान लिया, बाकी आप इसको वेरिएबल भी मान सकते हो। या देखो आपको एक और चीज बताऊं, देखो अपनी जो फैक्ट्री है ना उसमें 2 प्रकार की लाइट लगती है, ठीक है। एक तो होता है लाइटिंग का खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, एक होता है पावर का खर्चा। तो देखो पावर का मतलब जिन मशीनों से अपन प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, जिन मशीनों से अपन प्रोडक्शन कर रहे हैं उसमें जो खर्चा लग रहा है ना उसके लिए देखो हाई वोल्टेज चाहिए, ठीक है, उसके लिए बिजली भी अलग आती है। देखो अगर आप कभी भी देखोगे ना किसी फैक्ट्री में जाओगे ना तो देखो वहां पर 2 कनेक्शन लगे हुए होते हैं, ठीक है। एक तो लगा हुआ होता है पावर का, एक होता है लाइट का, ठीक है। क्योंकि जो मशीनों के लिए जो बिजली चाहती है, जो मशीनों के लिए जो बिजली लगती है ना वो काफी हाई वोल्टेज वाली बिजली होती है, ठीक है। तो उसके लिए बिल अलग होता है, और उसका जो मतलब पावर है वो बहुत तेज रहती है, ठीक है। तो उसके मतलब मशीनों के लिए जो बिजली लगती है उसको अपन बोलते हैं पावर की कॉस्ट, ठीक है। जबकि जर्नल कामों के लिए जैसे मान के चलो पंखा हो गई, लाइट हो गई, ठीक है, या कोई और भी छोटी मोटी काम के लिए अपन को बिजली की जरूरत रहती है, ठीक है, तो उसको अपन बोलते हैं लाइट, ठीक है। तो जो लाइट का खर्चा है वो फिक्स रहता है, जबकि पावर का खर्चा वेरिएबल रहता है, ठीक है। तो यहां पर इन्होंने लाइट एंड पावर दे रखा था, ठीक है, तो इन्होंने लाइट का खर्चा मानकर इसको फिक्स में मान लिया, बाकी आप इसको वेरिएबल भी मान सकते हो। और देखो इन्होंने यहाँ पर अजम्पशन भी ले रखी है कि एज्यूम्ड फिक्स, हमने इसको फिक्स माना है, तो वो है 3000 का। तो भाई साहब इस तरीके से आपका फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड आ गया। इसके बाद में अपन बात करते हैं वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड की। तो देखो वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड की बात करूं ना मैं, तो देखो स्टोर एंड स्पेयर्स, ठीक है, 20,000 का, ठीक है। स्टोर एंड स्पेयर्स मतलब आपकी मशीनों में स्पेयर्स लगे, मतलब ठीक है, तो वो तो सीधी सी बात है, आप ज्यादा प्रोडक्शन करोगे तो ज्यादा लगेगा, कम करोगे तो कम लगेगा। इसके अलावा रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ठीक है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा भी वेरिएबल का आता है। भाई सीधी सी बात है, अगर आप ज्यादा प्रोडक्शन करोगे तो ज्यादा रिपेयर एंड मेंटेनेंस करवानी पड़ेगी आपको, अगर आप प्रोडक्शन कम करोगे तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा आपका कम का होगा। इसके अलावा सन्ड्री एक्सपेंसेस, ठीक है, 3600। तो इस तरीके से वेरिएबल कॉस्ट आ गई आपकी 31,600। तो इस तरीके से यदि प्राइम कोस्ट में से मैं फैक्ट्री ओवरहेड ऐड कर लूंगा तो अपनी वर्क्स कॉस्ट आ गई, ठीक है।
और सेल्स में से यदि मैं वर्क कॉस्ट को लेस करूंगा तो अपने पास ग्रोस प्रॉफिट आ जाएगा 2,26,000 का। ठीक है, और इसमें से अपन अपने एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट के खर्चे लेस कर देंगे तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा 1,90,000 का। ठीक है, इस वजह से इस तरीके से अपने पास मास्टर बजट, इस तरीके से अपना मास्टर बजट तैयार हो गया। मतलब सीधी सी बात है यार, आपने जितने भी बजट बनाए हैं, ठीक है, आपने इनकम का बजट बनाया, ठीक है, आपने सेल्स का बजट बनाया, एक तरीके से वो इनकम का बजट हो गया। फिर उसके बाद में आपने कॉस्ट का बजट बनाया, ठीक है, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड की कॉस्ट का बजट बनाया, तो उससे आपकी कॉस्ट का खर्च आ गया। तो आप सेल्स में से यदि कॉस्ट लेस कर दोगे तो आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, और इसी को अपन बोलते हैं मास्टर बजट। देखो इसका एक और क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखो आप। ठीक है, द कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रोवाइड यू द फॉलोइंग डिटेल फॉर द ईयर 2012। मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसका कॉस्ट अकाउंटेंट आपको निम्नलिखित डिटेल देता है। ठीक है, देखो उन्होंने आपको जानकारी दे रखी है, ड्यूरिंग द ईयर, साल के दौरान कंपनी मैन्युफैक्चर 2 प्रोडक्ट, कंपनी 2 प्रोडक्ट बनाती है, प्रोडक्ट ए एंड बी, एंड आउटपुट एंड कॉस्ट वर, और जो आउटपुट किया है और उस आउटपुट में कॉस्ट लगी है वो इस प्रकार से है। देखो प्रोडक्ट ए की तो 2 लाख यूनिट बनाती है, प्रोडक्ट बी की 1 लाख यूनिट बनाती है। ठीक है, और जो सेलिंग प्राइस पर यूनिट है प्रोडक्ट ए की तो 2 रुपए है, प्रोडक्ट बी की 3 रुपए है। ठीक है, तो प्रोडक्ट ए की सेल कितनी हो जाएगी भाई? प्रोडक्ट ए की जो सेल है वो 2 लाख यूनिट बेचते हो 2 रुपए के हिसाब से, तो 4 लाख की हो जाएगी। ठीक है, अब यदि मैं बात करूं प्रोडक्ट बी की, तो देखो प्रोडक्ट बी की आप 1 लाख यूनिट बेचते हो 3.5 रुपए के हिसाब से, तो 3,50,000 रुपए की सेल हो जाएगी, और टोटल करोगे तो 7,50,000 की सेल आ गई। देखो ये जो आपको ऊपर दे रखा है ना, वो तो आपका टोटल बजट दे रखा है, और नीचे जो दे रखा है वो उसका बाइफ्रिकेट करके दे रखा है। ठीक है, ये सेल होगी, देखो मेज का गई। इसके अलावा डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा लगता है पर यूनिट 0.5 पर यूनिट। ठीक है, तो देखो ये डायरेक्ट मटेरियल है। डायरेक्ट मटेरियल एक तो प्रोडक्ट ए में लगा है, एक प्रोडक्ट बी में लगा है। ठीक है, प्रोडक्ट ए की यदि मैं बात करूं तो 0.50 पैसा 1 यूनिट में लगता है। ठीक है, और आपने 2 लाख यूनिट बनाई तो 1 लाख का खर्चा हो गया। प्रोडक्ट बी की बात करूं मैं, तो प्रोडक्ट बी में की 1 यूनिट में 0.75 का लगता है। ठीक है, तो 1 लाख यूनिट में कितना लगता है? 75,000 का। देखो दोनों का टोटल करोगे तो 1,75,000 रुपए आ गए। इसी प्रकार से देखो जो डायरेक्ट वेजेज है ना वो है 0.25 पर यूनिट। तो देखो जो डायरेक्ट वेजेज है ना उसकी बात करता हूं मैं। तो देखो डायरेक्ट वेजेज है, एक तो प्रोडक्ट ए में लगी है, एक प्रोडक्ट बी में लगी है। प्रोडक्ट ए की 1 यूनिट में 0.25 की लगती है, तो 2 लाख यूनिट के प्रोडक्शन में कितने की लगेगी? 50,000 की। ठीक है, और जो प्रोडक्ट बी है उसकी 1 यूनिट में 0.5 की लगती है, तो 1 यूनिट में 0.5 की लगती है, तो 1 लाख यूनिट में कितने की लगेगी? 50,000 की। तो देखो जो डायरेक्ट लेबर का खर्चा है ना वो आपका आ गया 1 लाख का। ठीक है भाई, डायरेक्ट लेबर का खर्चा 1 लाख का आ गया। अगर आप टोटल करोगे तो 50,000 प्लस 50,000। फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड आपको दे रखा है 1 लाख का। तो देखो जो फिक्स होता है ना वो तो फिक्स ही होता है। ठीक है, वो आप प्रोडक्ट की यूनिट के हिसाब से थोड़ी लगता है, तो वो फिक्स हो गया। अब वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड की बात करें तो वो 1 लाख का है। तो देखो 1 लाख का मैं बाइफ्रिकेट करके बता देता हूं आपको। वेरिएबल, देखो वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड के बारे में क्वेश्चन बोल रहा है, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड आर एब्जॉर्ब्ड एट परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेज। मतलब ये बोल रहे हैं भाई साहब जितनी डायरेक्ट वेजेज है ना आपकी, उतना ही आपका
फैक्ट्री ओवरहेड है। ठीक है, तो देखो डायरेक्ट वेजेज आपकी प्रोडक्ट ए की तो है 50,000 की, ये देखो मैंने निकाल रखी है। ठीक है, प्रोडक्ट बी की डायरेक्ट वेजेज है 50,000। ठीक है, तो देखो दोनों का टोटल करोगे तो 1 लाख आ गया। ठीक है भाई, देखो क्वेश्चन बोल रहा है, ध्यान से देखो, दोबारा देखो, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड आर एब्जॉर्ब्ड, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड को आप एब्जॉर्ब करोगे। ठीक है, परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेज, मतलब डायरेक्ट वेजेज का जो परसेंटेज है ना, उसी के हिसाब से। ठीक है भाई, अदर वेरिएबल कॉस्ट हैव बीन कंप्यूटेड, जबकि अदर वेरिएबल कॉस्ट है ना, वो इस हिसाब से है, प्रोडक्ट ए की तो 0.25 पर यूनिट। ठीक है, तो देखो अदर वेरिएबल कॉस्ट है आपकी 80,000, तो इसका बाइफर्केशन कर देता हूं मैं ए और बी में। देखो भाई, ए की आप 2 लाख यूनिट बनाते हो और 1 यूनिट में लगता है 0.25। ठीक है, तो ये 50,000 हो गया। अगर प्रोडक्ट बी की बात करें तो 0.30 पर यूनिट, तो प्रोडक्ट बी की आप 1 लाख यूनिट बनाओगे इंटू 0.30, 30,000 हो जाएगी। तो देखो 50 प्लस 30, 80,000 आ गया। ठीक है, जो आपकी अदर फिक्स कॉस्ट है ना, वो है 80,000 की। ठीक है भाई, वो आप प्रोडक्ट में भाई, वो प्रोडक्ट पर यूनिट के हिसाब से नहीं लिखती, तो वो टोटल में लिख रखी है आपको। जब ये आपका प्रॉफिट है 1,15,000 का, मतलब ये सेल है, और सेल्स में से आप यहां तक की टोटल कॉस्ट के को लेस कर दोगे ना, तो 1,15,000 का प्रॉफिट आ जाएगा। तो देखो आपको एक तो क्या करना है, प्रिपेयर ए बजट टू प्रेजेंट द मैनेजमेंट शोइंग द करंट पोजीशन, मतलब आपकी जो करंट पोजीशन है ना, उसका आपको स्टेटमेंट, बजटिंग स्टेटमेंट बना के बताना है। तो देखो ये करंट पोजीशन का स्टेटमेंट है। ठीक है, ये इधर तक का पूरा। ठीक है, ये मैंने कैसे बनाया, पोजीशन फॉर 2000। ठीक है, ये मैंने पोजीशन ले ली भाई साहब, सेल्स की आपने प्रोडक्ट ए की 2 लाख यूनिट, प्रोडक्ट ए की 1 लाख यूनिट। ठीक है, सेल प्राइस से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, तो प्रोडक्ट ए की सेल वैल्यू आ गई, प्रोडक्ट बी की सेल वैल्यू आ गई, और अपनी टोटल सेल वैल्यू आ गई। ठीक है, इसके बाद में डायरेक्ट मटेरियल की बात करें। ठीक है, तो डायरेक्ट मटेरियल प्रोडक्ट ए का 1 लाख यूनिट है, प्रोडक्ट बी का 75,000 है, टोटल 1,75,000 है। अभी मैंने आपको ऊपर समझा दिया। डायरेक्ट वेजेज की बात करूं तो देखो अभी मैंने ऊपर कैलकुलेट कर दिया था, प्रोडक्ट ए के लिए 50,000, प्रोडक्ट बी के लिए 50,000, और टोटल 1 लाख हो गया। भाई फैक्ट्री ओवरहेड की यदि मैं बात करूं तो देखो फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएबल 50,000 है प्रोडक्ट ए के लिए, प्रोडक्ट बी के लिए 50,000 है, ये अपन ने भी ऊपर निकाल लिया था। ठीक है, टोटल हो जाएगा 1 लाख का। और अदर कॉस्ट भी आप अभी अपन ने ऊपर निकाली थी, 50,000 प्रोडक्ट ए के लिए, 30,000 प्रोडक्ट बी के लिए, टोटल 80,000 का। ठीक है, तो सेल्स ये अपनी अगर आप सभी को जोड़ोगे तो आपकी मार्जिनल कॉस्ट, मतलब आपकी वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी 4,55,000। और यदि आप सेल में से वेरिएबल कॉस्ट लेस करोगे तो आपका कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 2,95,000। ठीक है, अब देखो यहां तक तो इसने क्या किया, ए बी और टोटल 3 कॉलम बना लिए। ठीक है, अब देखो फिक्स कॉस्ट है वो आपको प्रोडक्ट वाइज नहीं दे रखी, ठीक है, वो टोटल में दे रखी है। तो टोटल कंट्रीब्यूशन में से अपन ने फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड और अदर फैक्ट्री ओवरहेड टोटल 1,80,000 का है, ये लेस कर देंगे तो 1,15,000 का अपना प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है भाई, इस तरीके से ये देखो आपका मास्टर बजट बन के तैयार हो गया। मतलब आपने क्या किया यहाँ पर, आपने ये किया कि आपने प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी और टोटल, ठीक है, 3 कॉलम बनाए। ठीक है, और आपने तीनों पहले प्रोडक्ट ए की सेल ले ली, बी की सेल ले ली, टोटल सेल ले ली। ठीक है, फिर आपने क्या किया, जो वेरिएबल कॉस्ट थी वो ए बी और टोटल तीनों की कर दी। ठीक है, फिर उसके बाद में देखो आप सब लोगों को पता है जो फिक्स कॉस्ट है वो टोटल में होती है। ठीक है, तो फिक्स कॉस्ट आपने क्या किया, फिक्स कॉस्ट को प्रोडक्ट में से, प्रोडक्ट में तो खाली छोड़ दिया, ठीक है, और टोटल में से आपने लेस कर दिया, तो आपका करंट पोजीशन का प्रॉफिट आ गया। ठीक है भाई, एक तो अपन को क्वेश्चन ये पूछा था कि आपकी जो करंट सिचुएशन है उसका आप हमको प्रॉफिट निकाल के बताओ। ठीक है भाई, निकाल देंगे, वो अपन ने निकाल ही दिया। देखो आगे क्या पूछ रहे हैं, अब आपको फ्यूचर के लिए मतलब नेक्स्ट ईयर के लिए क्या करना है। ड्यूरिंग
नेक्स्ट ईयर, देखो नेक्स्ट ईयर के लिए इट इज एक्सपेक्टेड दैट डिमांड फॉर द प्रोडक्ट ए विल फॉल बाई 25%। भाई साहब अगले वाले साल में जो प्रोडक्ट ए की है ना वो डिमांड 25% कम हो जाएगी। ठीक है, तो अभी जो डिमांड है ना वो 2 लाख यूनिट की है। ठीक है, 2 लाख प्रोडक्ट ए की बात करूं तो 2 लाख में से यदि मैं 25% कम कर दूंगा, ठीक है, तो 1,50,000 यूनिट की डिमांड रहेगी। ठीक है, ये बोल रहा है क्वेश्चन। जबकि प्रोडक्ट बी की 50% से कम हो जाएगी। भाई साहब प्रोडक्ट बी की जो डिमांड है ना वो 1 लाख यूनिट की है, तो आने वाले साल में जो प्रोडक्ट बी की डिमांड है ना वो केवल 50,000 यूनिट ही रह जाएगी। ठीक है भाई, इट इज डिसाइडेड टू मैन्युफैक्चरिंग ए प्रोडक्ट सी, और उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक प्रोडक्ट सी मतलब एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे। ठीक है भाई, द कॉस्ट फॉर विच आर एस्टिमेटेड एज फॉलो, और उसके लिए जो कॉस्ट है ना वो इस हिसाब से लगेगी। भाई जो आउटपुट है उसका, ठीक है, वो 2 लाख यूनिट का है। ठीक है भाई, और उसकी जो सेलिंग प्राइस है ना वो है 1.75। तो भाई 2 लाख यूनिट का आउटपुट है 1.75, तो सेल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3,50,000 की हो जाएगी। ठीक है, जबकि प्रोडक्ट ए की कितने की हो जाएगी? 1.5 लाख इंटू 2, 3 लाख की हो जाएगी। प्रोडक्ट बी की कितनी हो जाएगी? 50,000 इंटू 3.5, 1,75,000 की। ठीक है, प्रोडक्ट ए की सेल आ गई, प्रोडक्ट बी की सेल आ गई, प्रोडक्ट सी की सेल आ गई, और अपन तीनों का टोटल कर देंगे तो अपने पास टोटल सेल आ जाएगी। ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा जो डायरेक्ट मटेरियल है ना, देखो वो पर यूनिट लग रहा है 0.40। ठीक है, तो यहां पर डायरेक्ट मटेरियल कितना हो जाएगा? 80,000 का। डायरेक्ट मटेरियल 80,000 का है। ठीक, और यहाँ पर डायरेक्ट मटेरियल कितना हो जाएगा? 0.5 पर यूनिट है, तो 1.5 लाख यूनिट के लिए 75,000 का। ठीक है, यहाँ पर 0.75 है, तो 50,000 इंटू 0.75, यहाँ पर 37,500 का हो जाएगा। ठीक है, और तीनों का टोटल कर देंगे तो टोटल आ जाएगा। देखो डायरेक्ट वेजेज है ना 0.25 पर यूनिट है। ठीक है, तो 2 लाख यूनिट के लिए 50,000 की। ठीक है, और यहां पर 1.5 लाख यूनिट के लिए 0.25 के हिसाब से 1.5 लाख इंटू 0.25, यहां हो जाएगा 37,500 का। ठीक है, प्रोडक्ट बी के लिए अपन बात करें तो देखो 0.5 रुपीज पर यूनिट है, तो 50,000 यूनिट के लिए 25,000 का। ठीक है, तीनों प्रोडक्ट की अपने डायरेक्ट वेजेज कॉस्ट आ गई। अब देखो आगे, देखो इट इज एंटिसिपेटेड, यह अनुमान लगाया कि अदर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट विल बी सेम एज प्रोडक्ट ए। भाई साहब यह अनुमान लगाया है कि जो अदर वेरिएबल कॉस्ट है ना पर यूनिट, अदर वेरिएबल कॉस्ट जो पर यूनिट है ना वो सेम है किसके? जो प्रोडक्ट ए में लगती है। भाई साहब प्रोडक्ट ए में अदर वेरिएबल कॉस्ट कितनी लगती है? 0.25 पर यूनिट। ठीक है, 0.25 पर यूनिट, तो 2 लाख यूनिट के लिए 50,000 की। अदर वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो जाएगी आपकी? 50,000 की हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा प्रोडक्ट ए के लिए 0.25 इंटू 1.5 लाख, 1.5 लाख इंटू 0.25, 37,500 की हो जाएगी। ठीक है, प्रोडक्ट बी के लिए 50,000 इंटू 30, 50,000 इंटू 0.30, ये हो जाएगी 15,000 की। ठीक है भाई, ये 15,000 की हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा देखो एक खर्चा है वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड, और वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड के लिए अपन को क्वेश्चन ने बोल रखा था कि जितनी डायरेक्ट वेजेज है ना उतनी ही माननी है। तो देखो डायरेक्ट वेजेज प्रोडक्ट सी की 50,000 है, तो इसकी भी 50,000 हो जाएगी। प्रोडक्ट ए की 37,500 है, तो 37,500 हो जाएगी। प्रोडक्ट बी की 25,000 है, तो 25,000 हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आपका एस्टिमेशन बजट भी तैयार हो जाएगा। और देखो क्वेश्चन ने क्या पूछा था कि आपको पोजीशन बतानी है नेक्स्ट ईयर की, कमेंट ऑन द कंपेरेटिव रिजल्ट, और दोनों के कंपेरेटिव रिजल्ट पर आपको कमेंट भी करना है। एक मिनट रुको।
देखो अंदर वेरिएबल कॉस्ट 0.30, 50,000 इंटू 0.30। ठीक है, तो भाई साहब ये देखो मैंने ऊपर आपको तीनों प्रोडक्ट की सेल वैल्यू निकाल के दे दी। ठीक है, तीनों प्रोडक्ट में जो मटेरियल कॉस्ट लगी थी वो निकाल के दे दी, तीनों प्रोडक्ट में डायरेक्ट लेबर कॉस्ट लगी थी वो निकाल ली अपन ने। ठीक है, तीनों प्रोडक्ट में वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड लगा था वो आपने निकाल लिया। ठीक है, तीनों प्रोडक्ट में अदर वेरिएबल कॉस्ट लगी थी वो आपने निकाल ली। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी मार्जिनल कॉस्ट आ गई, मतलब आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गई। तो सेल्स में से यदि अपन वेरिएबल कॉस्ट लेस कर देंगे तो अपना कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। ठीक है भाई, और आप सब लोगों को पता है देखो फिक्स कॉस्ट तो फिक्स ही रहेगी। ठीक है, जब तक क्वेश्चन अपन को चेंज के लिए बोल नहीं देता है। तो फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड 1 लाख का था तो यहाँ पर भी 1 लाख का हो जाएगा। और इसके अलावा अदर फिक्स कॉस्ट 80,000 की थी तो यहाँ पर भी 80,000 की हो जाएगी। तो टोटल फिक्स कॉस्ट 1,80,000 की हो जाएगी। तो 3,50,000 के कॉन्ट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट अपन लेस करेंगे तो फिर प्रॉफिट आ जाएगा 1,25,000 का। ठीक है, अब आपको कमेंट करना है। तो देखो अपन कमेंट क्या करेंगे, अभी अपना जो प्रॉफिट है वो 1,15,000 का हो रखा था। ठीक है, जबकि फ्यूचर में जो अपना प्रॉफिट है वो 1,25,000 का होगा। ठीक है, तो जो अपना प्रॉफिट है वो 10,000 रुपये बढ़ जाएगा। ठीक है, अगले साल में। तो देखो इन्होंने भी यही कमेंट कर रखा है, इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट सी का इंट्रोडक्शन करने के बाद इस लाइकली टू इंक्रीज प्रॉफिट बाय 10,000, जो अपना प्रॉफिट है वो 10,000 बढ़ जाएगा, 1,15,000 से 1,25,000 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ईयर में देयरफॉर इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट सी इज रिकमेंडेड। तो भाई साहब इसको जो प्रोडक्ट सी है वो रिकमेंड कर लेना चाहिए। ठीक है, देखो मास्टर बजट अगर आपके एग्जाम में आ जाता है ना तो देखो ये बहुत इजी बजट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसमें कुछ डेटा चेंज होकर भी आए ना तो भी देखो इसमें आप आराम से कर सकते हो। इसमें देखो करना क्या है, आपको सेल्स दे देगा। ठीक है, और आपको खर्चों के लिए हिंट देगा। ठीक है, तो उस हिंट के हिसाब से आप उन खर्चों को ले लोगे। ठीक है, यदि कोई खर्चा पर मंथ दे रखा है, ठीक है, तो आप उसको पर एनम कर लेना। ठीक है, अगर अब कोई खर्चा पर वर्कर दे रखा है तो नंबर ऑफ वर्कर से आप उसको मल्टीप्लाई कर देना। अगर कोई खर्चा आपको पर यूनिट दे रखा है तो नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस से आप मल्टीप्लाई कर देना। अगर कोई खर्चा आपको फिक्स में दे रखा है, ठीक है, मतलब टोटल अमाउंट में दे रखा है तो वो खर्चा आप टोटल अमाउंट में ले लेना। तो देखो मास्टर बजट में ऐसे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ये इजी बजट ही है। ठीक है, तो इसका रिवीजन आप कर लेना आराम से। ठीक है, और इसके बारे में आज अपन इतनी बात करते हैं, बाकी अपन कल देखो आपके जो बजट है वो सारे बजट आपके मैंने कवर कर लिए हैं। ठीक है, अब इसके अलावा देखो कल मैं आपके साथ एक तो सेल्स बजट का एक क्वेश्चन करूंगा। ठीक है, आपके मटेरियल में केवल एक ही क्वेश्चन दे रखा है, हालांकि उसके आते भी कम है लेकिन फिर भी अपन कर लेंगे, देखो आ सकता है। ठीक है, इसके अलावा देखो एक बजट बचता है केस बजट। ठीक है, तो केस बजट है वो आपके कोर्स से अब हट चुका है। ठीक है, तो अपन उसको नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, वो अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाले कोर्स में है तो अपन उसका डिस्कशन फाइनेंशियल मैनेजमेंट एफएम में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अपन ने सारे बजट कवर कर लिए। ठीक है, कल एक सेल्स बजट का क्वेश्चन करेंगे और जो अपन ने अब तक बजट कवर किए उनकी कल अपन कुछ और प्रैक्टिस करेंगे और अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा इस तरीके से।